हेलो एंड हाय एवरीवन, आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज का जो आंसर राइटिंग सेशन है, इसमें आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जो आप लोग को बुकलेट मिला है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़े थे? पहले भी मिला था, अभी भी मिला है क्या? पहले हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम हरीश है और जीएस हब सिविल सर्विसेज में जैसे आप रितेश सर, अंजलि मैम या और फैकल्टी जो हैं, उन सभी को जानते हैं, उसी में थोड़ा सा मेरी भी भूमिका है। क्योंकि जर्नी आपकी जो यहाँ से स्टार्ट हुई है, आज का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, आने के पीछे का उद्देश्य आज तो यही है ना कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो यहाँ से जो आज स्टार्ट होगा और लगभग ये प्रोग्राम जो है लगभग 6-7 महीने तक चलेगा। और उसमें आंसर राइटिंग के दौरान जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक को जो है, चाहे वो जीएस पेपर 1 का हो, 2 का हो और ऐसे का कुछ पेपर जो है सेगमेंट, उसको हम लोग जो है वो कंप्लीटली उसको कर लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपकी भूमिका क्या होगी और हमारी भूमिका क्या होगी। ठीक है? आने वाला जो 6-7 महीने होगा, महाभारत की कथा आप लोग सुने होंगे। उसमें एक पात्र होता है जिसका नाम है एकलव्य, और एक पात्र है जिनका नाम क्या है, अर्जुन। महाभारत सुने हैं कि नहीं? देखे हैं? और कुछ लोग करवाए भी होंगे। ऐसा हुआ है? होता है। तो उसमें बात इसलिए हम थोड़ा सा इसमें कर रहे हैं कि महाभारत की कथा में आप जब सुने होंगे एकलव्य का, लेकिन ज्यादा नाम जो है वो किसका हुआ है? अर्जुन का हुआ है। और एकलव्य जो है धनुर्धर ये भी था, और अर्जुन भी धनुर्धर थे। और दोनों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। लेकिन द्रोणाचार्य जो है वो एकलव्य को शिक्षा नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? एकलव्य तो ये चाह रहा था ना कि हमारी शिक्षा जो है वो गुरु गुरु द्रोणाचार्य से हमको मिले। लेकिन एकलव्य जो है वो जाति का क्या था? निषाद था। और अर्जुन क्या थे? क्षत्रिय थे। तो द्रोणाचार्य की अपना एक सिद्धांत था, उन्होंने कहा कि हम जो है क्षत्रिय को ही शिक्षा देंगे, एकलव्य को नहीं देंगे। लेकिन एकलव्य ने क्या किया? द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, प्रतिमा बनाया, और उनको सामने रख के और हर दिन क्या किया? प्रैक्टिस करता था। गुरु तो मान लिया उसने किसको? द्रोणाचार्य को। लेकिन द्रोणाचार्य थे किसके साथ? अर्जुन के साथ। और जब महाभारत की युद्ध होती है तो उसमें द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन के अगेंस्ट हो जाते हैं। और उस समय जो है अर्जुन के साथ कौन होते हैं? भगवान श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण जो है वो सारथी की भूमिका में होते हैं। लेकिन अर्जुन जो है वो पूरा महाभारत लड़ते हैं। तो यहाँ से आपकी जो भूमिका होगी वो अर्जुन की तरह होगी, लेकिन हमारी जो भूमिका होगी वो कृष्ण की नहीं होगी, एक सारथी की होगी। क्योंकि अपने आप को कृष्ण बोलना जो है वो ठीक नहीं होगा। भगवान का दर्जा हम अपने आप को कैसे दे देंगे? क्या? तो बात यहाँ से हम करते हैं कि जो आपका आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, इसमें 2-3 चीजें जो है आप इसको समझेंगे। थोड़ा सा साइंटिफिक बात करते हैं। एक तो बात है जो थ्योरेटिकल बातें हैं, बिल्कुल सिद्धांतिक बातें हैं। और एक बातें हैं जो हाइपोथेटिकल बातें हैं, जो इसको बोल सकते हैं इमेजिनरी, या फिर जो सिर्फ कम्युनिकेशन में रहता है। और तीसरी बातें हैं जो आपका एक्शन होता है, जो प्रोसेस होता है। अब हम आपको उदाहरण क्यों दे रहे हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि गणित मैथ के सारे स्टूडेंट होंगे, कुछ ना कहीं तो मैथ पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, संभावना, प्रायिकता जिसको बोलते हैं। एक सिक्का है, लेकिन इस सिक्का में क्या है? हेड और टेल दोनों है। क्या?
उसको उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन सिक्का का क्या हुआ कि वो जिद पकड़ लिया। आप जितनी बार उछाल रहे हैं वो टेल ही आ रहा है, आपके फेवर में तो आ नहीं रहा है। मान लीजिए कि आपने अगर टेल को चूज किया होगा तो आपके फेवर में आएगा क्या? लेकिन क्या करना है, सिक्का है, संभावना दोनों तरफ से है, हेड भी है, टेल भी है। निरंतर हमारा काम क्या होगा, उसको हम लोग उछालते रहेंगे और तब तक उछालेंगे जब तक कि हेड ना आ जाए। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि सिक्का में हेड है ही नहीं, अगर टेल ही सिर्फ आ रहा है तो दोनों चीजें, हेड भी है, टेल भी है। या कल का मैच आप देखे होंगे, विराट कोहली का क्रिकेट का मैच, क्या देखे? हाँ, बहुत दिन से लोग बोल रहे थे कि विराट कोहली को जो है अब संन्यास ले लेना चाहिए, अच्छा नहीं खेल रहे हैं, परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि विराट कोहली के बारे में ऐसा भी बोला भी जाता है कि जिस तरीके से रोहित शर्मा सिक्स मारते हैं उस तरीके से विराट कोहली जो वो ज़्यादा सिक्स नहीं लगा पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली जो है वो, उनके पास क्लास नहीं है या फिर वो प्लेयर नहीं है। लेकिन कल का एक टाइम आया जहां पे वो सेंचुरी भी लगाए और लगभग 7 छक्का लगाए। कितना लगाए थे? 7 ना। तो ये बातें हो जाती है। तीसरी बातें अगर हम बात करें, चुनाव का टाइम है, ईवीएम पे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है ना। अपोजिशन वाले हमेशा लगाते रहते हैं कि ईवीएम जो है वो हैक हो गया है, ईवीएम जो है चोरी हो गया है। लेकिन ईवीएम के हिसाब से अगर देखें तो कई जगहों पर जो है कांग्रेस चुनाव जीत भी जाती है। वही ईवीएम में मैंडेट मिलता है ना जनता का, और उसी वोट से कहीं जीत भी जाते हैं। और कहीं पे बिहार में से जहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व था, हार भी गए। लेकिन ठिकरा फोड़ते किस पे? ईवीएम पे। लेकिन क्या, चाहे वो विराट कोहली हो या फिर ईवीएम में के द्वारा जो भी चुनाव होती है, तो उसमें जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो अपोजिशन के यहाँ के जो नेता हैं, क्या नाम है, एलओपी तेजस्वी यादव मतलब बनने वाले हैं, या फिर राहुल गांधी हो, या फिर जो भी पॉलिटिकल हैं अपोजिशन के नेता, वो क्या उस वजह से अपना जो पॉलिटिकल कैंपेन है वो उसको बंद कर देंगे? क्या नहीं करेंगे, लगातार चलता जाएगा। और तब तक ये काम करते रहेंगे जब तक उनको पूर्णतः मैंडेट नहीं मिल जाता है, जब तक वो सत्ता में नहीं आ जाते हैं। या मान लीजिए कोई एक हैंडसम लड़का है, और हैंडसम लड़का है, एक पैमाना ये है कि हैंडसम लड़का होगा तो हो सकता है कि उसके अच्छे दोस्त होंगे, उसकी जो है गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, एक पैमाना है। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि हैंडसम नहीं है, हैंडसम है और उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसको धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये हो सकता है क्या? एक पैमाना है, लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं, एक परसेप्शन बना हुआ है। लेकिन ये लड़का अगर लगातार प्रैक्टिस करना छोड़ दे, प्रैक्टिस मतलब क्या, कभी ना कभी अपने कामों से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से किसी को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, या कभी एक ऐसा समय आएगा जब इसके जीवन में भी कुछ खुशहाली आएगी। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि हाइपोथेटिकल बातें या फिर जो इमेजिनरी बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो विराट कोहली की तरह बनना चाहते हैं, वो इमेजिन करते हैं। बहुत सारे ऐसे आप में से हैं, बहुत सारे क्या, हमको लगता है लगभग सभी लोग आए होंगे कि हमको बीपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, ऑफिसर बनना है, इसलिए आए हैं। और दूसरी बात है कि सिर्फ ये मान लेने से हो जाएगा क्या, इसको क्या करना, ये कम्युनिकेशन है कि ऐसा सोचते हैं, हर दिन सोचते हैं। कोई आदमी जिम जाते हैं तो उनको लगता है, जिम मतलब जाते नहीं है, पहले जाने की सोचते हैं कि काश हम भी जिम जाते तो मेरा फिटनेस अच्छा होता। अब उसको क्या करना है, एक्ट करने की बारी है, उसको एक्शन में लाना है, और उसके लिए एक प्रोसेस होता है। आप बीपीएससी के अधिकारी तभी बन पाएंगे जब आपके अंदर हर एग्जाम का, चाहे वो 3 चरण में, 3 फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और तीनों में आपका ऑब्जेक्टिव, जब आपका एग्जाम होता है प्रीलिम्स का तो उस समय आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। जब आप मेंस दे रहे हैं तो उसका सब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। और जब आप इंटरव्यू के फेज में जाते हैं तो वहाँ पे आपका हर तरह का अप्रोच, जो आपने अभी तक सीखा, जो आपने अभी तक किया, और जो आपका बैकग्राउंड या जो भी बातें हैं, उन सभी चीज़ों को क्या करना है, उसमें वहाँ पे उसका उपयोग करना है, तभी तो आपका इंटरव्यू निकल पाएगा।
तो सिर्फ ये सोच लेने से कि हमको बीपीएससी अधिकारी बनना है और इस तरीके से हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। इसके लिए क्या करना है, आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो मेंस का है। मेंस में आप कुछ भी कर लें, आपके बदले कोई दूसरा लिख नहीं सकता है, वो आपको ही तैयार करना पड़ेगा। हर एक दिन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए हम ये जितना भी अभी ये आपको उदाहरण दिए हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि क्या है कि प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ क्या है, पेशेंस, संयम। अगर आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, एक दो दिन आप लिख रहे हैं आंसर, या आपको लग रहा है कि एक दो टॉपिक मेरा अच्छा हो गया है और उससे हमारा मेंस निकल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जीएस पेपर 1 में कितने सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, और पेपर 2 में 3 सेक्शन होते हैं, यानी कि 6 सब्जेक्ट जो है आपको कवर करना होगा। इसके अलावा आपको चाहे आईआर का पार्ट हो, डीआई का हो, आर्ट एंड कल्चर हो, हिस्ट्री हो, या फिर आपका पॉलिटी हो, जियो इको हो, साइंस टेक हो, और साथ में आपका एसे, और एक जो आपका ऑप्शनल रह जाता है। ऑप्शनल तो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसका है नहीं, लेकिन ऑप्शनल को भी थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन लास्ट टाइम में। अब तो ये होगी पढ़ने की बात कि कैसे पढ़ना है। आपको बीपीएससी के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और डेली प्रैक्टिस करना है, और साथ में आपको पेशेंस भी रखना है। ऐसा नहीं कि एक दो दिन लिखे, 4 दिन लिखे, और फिर या फिर लिखने के क्रम में जो कठिनाइयां हो रही है उसके वजह से आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब में भी होंगे। जॉब में है क्या कोई, नहीं है? और बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि पहले पिछले बार कभी मेंस दिए हैं। कई लोग ऐसे हैं क्या जो कभी मेंस दिए हैं, नहीं दिए हैं? बीपीएससी का प्रीलिम्स दिए हैं, प्रीलिम्स तक दिए हैं और मेंस नहीं दिए हैं, ठीक है। यहाँ से एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। आप बोलिएगा कि विषय से विषयांतर भी हो रहे हैं, और जिस चीज के लिए हम आए हैं वो चीज अभी तक शुरू नहीं किया, क्या बोलिएगा ना कि पैसा दिए हैं, पैसा देके आए हैं, तो यही सब सुनने के लिए आए हैं। लोग आजकल मुफ्त में सलाह देते हैं, लेकिन हम आपको पैसा लिए हैं तो थोड़ा सलाह देते हैं, और आपके टाइम के अकॉर्डिंग, चूंकि आप बीपीएससी अधिकारी बनने वाले हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, एक दो बात और लिखेंगे, मतलब आपको बोलेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे, आपके पॉइंट पे ही आएंगे, और ये आपके काम का ही है। अगर आप जॉब में होते या नहीं है छोड़ दीजिए, अपना एक आपका डेली रूटीन होना चाहिए। आप अगर 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, 10 घंटे की कर रहे हैं, और 8 घंटे की कर रहे हैं, इससे कम भी कोई कर रहे हैं क्या? कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे। अगर 4 घंटे भी कर रहे हैं और 6 घंटे भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर होते रहना चाहिए। और 12 घंटे कर रहे हैं, 2 दिन 12 घंटे कर लिए और अगले 2 दिन फिर 1 भी घंटे नहीं किए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि आप बोल रहे हैं आप लोग आंसर राइटिंग के लिए आए हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप 12 घंटा अपना स्टडी कर रहे हैं तो अपने टाइम को जो है 2 पार्टों में उसको डिवाइड कर दीजिए। लगभग 60 से 70%, यानी कि अगर 8 घंटा आप जो है आप मेंस में दीजिए, बाकी का 4 घंटा जो है आप प्रीलिम्स पे दीजिए। अगर आप 10 घंटा की पढ़ाई कर रहे हैं तो लगभग 5 से 6 घंटा या 7 घंटा आप दीजिए मेंस पे, और 3 से 4 घंटा जो है आपका वो होना चाहिए प्रीलिम्स पे। और 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका 5 घंटा लगभग मेंस पे, और 3 घंटा जो है आपका प्रीलिम्स पे। क्यों हम कह रहे हैं ये चीज? क्योंकि पूरी तैयारी के दौरान एक जो आपका बैलेंस होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट का। ऐसा नहीं है कि सालों भर हम प्रीलिम्स ही पढ़ते रहेंगे और सालों भर जो है मेंस ही लिखते रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा 71 जो बीपीएससी अभी एग्जाम हुआ है, क्वेश्चन उसका आप लोगों ने देखा प्रीलिम्स का? क्या लगा आपको क्वेश्चन देखे तो? पहले से थोड़ा डिफरेंस था, या पहले के जो पैटर्न पूछा जा रहा था उसी पैटर्न पे था, या क्या था? पहले से थोड़ा सा डिफरेंस था। डिफरेंस था यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट थे और कुछ जो फैक्ट पहले से पूछा जा रहा था उस पे था, और जो ट्रेडिशनल चीजें चली आ रही थी कि इकोनॉमिक सर्वे से, उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री से, इस सब का जो क्वेश्चन का ज़्यादा वेटेज होता था उसको कम कर दिया गया।
और करंट अफेयर्स में जो चीज़ें चल रही थी, डाटा बेस्ड हो या जो भी हो, उसको थोड़ा ज़्यादा ही पूछा गया। और करंट अफेयर्स जो है पहले 6, 7, 8 महीने का या 1 साल तक का होता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब आप देखे होंगे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आप जब देखे होंगे कि 1 साल से भी ज़्यादा पुराना क्वेश्चन जो है वो पूछ दिया है। और उसमें क्या होता है कि लास्ट टाइम में आपका जो आप चाहेंगे कि 2 मंथ में, 1 मंथ में आप पूरे 1 साल, 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लें, ये पॉसिबल नहीं है और ये सही तरीका भी नहीं है प्रिपरेशन करने का, ठीक है? क्योंकि आप लास्ट टाइम में चाहेंगे कि कोई मार्केट में ऐसा कोई रामबाण औषधि मिल जाए, उसको हम 1 महीना में जो है वो निगल जाए और फिर हम जाके आंसर लिख देंगे, ये होने वाला नहीं। इसके लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे टाइम का जो विभाजन किया है या जो कि मैनेजमेंट की बात की है, ये दो पार्ट में किया है। एक में आपका जो है वो मेंस चलेगा और दूसरा पार्ट जो है उसमें आप प्रीलिम्स को फोकस करेंगे, ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि आपका जो अप्रोच होगा, अब मेंस की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि मेंस ही सब कुछ डिसाइड करता है कि किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए एग्जाम के लिए या फिर जो भी है। और मेंस के लिए आपके पास थोड़ी सी डिपेंडेंसी जो है उसको, चूंकि ऑब्जेक्टिव जब प्रीलिम्स आप एग्जाम देते हैं तो कई बार देखते हैं कि मैराथन सेशन चल रहा है, अपना सोए हुए हैं, देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो लगता है कि मेंस टफ आसान है, और जब लिखने के लिए आते हैं तो लगता है कि ऑब्जेक्टिव आसान है। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। और प्रीलिम्स में क्या होता है कि अक्सर डिपेंडेंसी होती है कि कोई ऐसा आए सेशन लेके, कुछ ऐसा मैगजीन आ जाए, पढ़ लेंगे हो जाएगा, कुछ कुछ जो है क्रिस्पी नोट्स मिल जाए, इससे हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन मेंस के लिए जो है आपका डिपेंडेंसी वो नहीं होने वाला है। इसको लेकर सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म, ये आपका जो अपना लाइफ है, डेली का लाइफ, उसमें भी आपको इस चीज को लाना पड़ेगा। किसी दूसरे पे आश्रित रहना, कोई आपके बदले मेंस नहीं लिख देगा, कोई आपके बदले जो है वो सोर्स भले आपको 75 को ला के दे देगा कि यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, लेकिन डिपेंडेंसी का मतलब है कि आपके पास जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी लगभग आप 5-6 दिन जो है, हम आपको आगे बताएंगे कि 5-6 दिन में आपको क्या करना है, अपने सोर्स को थोड़ा सा लिमिट करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ भी टेस्ट दीजिए जहाँ भी आपको देना है, लेकिन उसके लिए जो स्टडी मटेरियल है उसको कम कर लेना है, क्योंकि सारे स्टडी मटेरियल में आप देखेंगे मोर देन 70 to 80% जो है वो कॉमन बातें रहते हैं। थोड़ा बहुत जो है अंतर होता है, और उतना अंतर रहता है जितना आप खुद से भी उसको डेवलप कर सकते हैं। कैसे डेवलप कर सकते हैं इस पे हम आ रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो स्टडी मटेरियल है इस पे आपकी डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर अभी तक उसको आप जुटा रहे हैं तो जुटाना बंद कर दीजिए, या फिर आपको जो अभी तक देखना है 5-6 दिन, अगले 5-6 दिन में सारा जगह से आप इकट्ठा कर लीजिए, जो भी करना है, जहाँ से पढ़ना है, जिस भी मीडियम में पढ़ना है, ताकि बार बार जो है आप अपना मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे और एक ही मटेरियल को पढ़ना है जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट कुछ और है, मन कर रहा है आज थोड़ा सा फिलॉसफी पढ़ लेते हैं, कल मन कर रहा है, ठीक है पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे भी देना है। लेकिन उसके लिए आपको जो है सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, उसका स्टडी मटेरियल जो है आपके पास जो है वो पर्याप्त होना चाहिए। और साथ में जो नोट्स मिल रहे हैं, अब पूछेंगे कि नोट्स जो है मिलता है या जहाँ हम टेस्ट देते हैं वहाँ से नोट्स मिल जाता है। नोट्स थोड़ा सा आसान आपको करता है, कुछ चीज़ें जो है आप अगर रिसर्च करेंगे तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन नोट्स में जो है एक पूरा कंसाइज तरीके से आपको एक आंसर फॉर्मेट जो है या फिर जो मटेरियल है वो मिलता है, जो बिल्कुल बैलेंस रहता है। और उतना बैलेंस आप खुद से भी कर सकते हैं। जब आप लगातार पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करने के दौरान जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा जहां आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, फिर धीरे धीरे लगेगा कि नहीं हम थोड़ा बेहतर लिख लिए। और ये सब बदलाव एक दिन में होने वाला नहीं है। होम्योपैथी दवा जो है जानते हैं ना, होम्योपैथ एक बार खाते हैं तो तुरंत उसका असर नहीं होता है, 3-4 दिन थोड़ा लंबा समय लगता है, फिर एक एक ऐसा समय आता है जब हमारी बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। आंसर राइटिंग का जिस सेशन के लिए आप आए हैं, ये एक ऐसा चीज है, इसका असर जो है आपको आने वाले थोड़े दिन के बाद दिखेगा, चाहे वो 1 वीक में हो
या 1 मंथ में हो, ये आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन लिखे और उससे लगेगा कि हम अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मेरे पास जो है वो सारा ताकत आ गया है, ठीक है? ऐसा होने वाला नहीं है। इसके लिए लगातार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जो स्टडी मटेरियल है उसको जो है आपको कम करना होगा। साथ में आपका जो डेली रूटीन है, ये सबसे पहले आपको अच्छा करना होगा। ऐसा नहीं खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, सो रहे हैं तो सोए जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़े जा रहे हैं। सब चीज को बैलेंस करके आप डेली रूटीन के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि तैयारी के दौरान आपके पास अच्छे अच्छे बुक्स होने चाहिए, मैगजीन होनी चाहिए। ये सब पढ़ने की आप आदत डालेंगे। न्यूज़पेपर होना चाहिए। अब बोलिएगा ये सब क्यों? या अच्छे लोगों की संगति होनी चाहिए। अच्छे लोगों की संगति का मतलब क्या? ऐसे लोगों से हमारा कम्युनिकेशन हो, ऐसे लोग हमारे पास रहें जिनके साथ अगर हम कुछ संवाद कर रहे हैं, कोई अगर डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक जो है सार्थक परिणाम निकले। ऐसा नहीं कि डिस्कस हम फालतू चीज़ों पे किए जा रहे हैं जिसका कोई भी आउटकम्स नहीं मिल रहा है। और इससे फायदा क्या होगा अच्छे बुक और मैगजीन पढ़ने से? चूंकि अभी आप लोग बिगनर्स हैं, आपके पास जो है डिक्शनरी आपकी अच्छी होगी, शब्द का जो है वर्ड का स्टॉक आपके पास अच्छा होगा, और इसी शब्द का जो है आप प्रयोग करेंगे अपने कहा आंसर राइटिंग में। कुछ भी लिख देना, कहानी लिख देना, उससे आपका जो है मार्क्स, पेज पन्ना भर जाएगा लेकिन मार्क्स नहीं मिल पाएगा। और आप जानते हैं कि जब भी बीपीएससी का जो रिजल्ट आता है 60-65% पे लगभग जो है, या 70 मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, 65% में आपको रैंक मिल जाता है। किसी भी आंसर के लिए आपके पास इतना होना चाहिए कि आप 60 से 65% या 70, टारगेट तो आपका 70% रखना है टॉपर होने के लिए या फिर रैंकर बनने के लिए। और नहीं सिर्फ पढ़ना है लिखना है तो उसके लिए कोई बात नहीं है, फिर 40% 45% नंबर मिलेगा, इससे फायदा है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो समय मिला है, समय के हिसाब से बहुत कुछ चीज़ें बदलती है। आपने देखा कि कोविड के सब पीछे का समय देखिए, उसमें कितना अंतर है। कोविड के अभी का जो 5 साल बीता है, इसमें कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है वो आपको समझ में आया होगा अगर आप थोड़ा 5 साल फॉलो किए होंगे तो समय के हिसाब से क्या होता है कि पैटर्न, कई बार आप देखेंगे कि 76 बीपीएससी, ये लगभग 2022 की कहानी है, ठीक है? इसी समय जो है इसका मेंस हुआ था, और इसके बाद से 78, 79, 70, सॉरी 68, 69, 70 और 71 अब होने वाला है मेंस। यहां तक का पैटर्न आप क्या देखे थे? यहां तक का पैटर्न अलग था। यहाँ पे आपको किसी भी सेक्शन के लिए अगर एक क्वेश्चन मिलता था तो उसके साथ एक और के रूप में, यानी कि उसका अल्टरनेटिव मिलता था। 6 क्वेश्चन लिखने होते थे, 6 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। बिल्कुल सिलेबस जो है वो डिफाइंड था, और लोग आराम से जाके क्वेश्चन को 20-25 क्वेश्चन पढ़ते थे और उसके लिए जाके वहां पे लिख देते थे। लेकिन 68 बीपीएससी में आप जब आए होंगे तो यहाँ पे देखे होंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन होता है उसमें कि 5 रहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ABCD करके रहता है, और किसी का जो है 7 नंबर होता है, किसी का 8 नंबर, और सभी क्वेश्चन को लिखना मैंडेटरी है। इसमें आपको कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं मिला है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें। तो इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देंगे, इसका मतलब है कि आपका नंबर जो है वो कम हो रहा है। और इस सेक्शन को अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप होलिस्टिक अप्रोच में आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। एक होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि पूरा सिलेबस कवर करना है, और इसलिए हम ये बता रहे हैं कि अभी हम आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है क्या है, 8 मार्क्स का है, और बाकी जो 2 और तीसरा क्वेश्चन मिलता है इसमें तो 2-2 ऑप्शन रहते हैं। यहाँ से तो 2 आपको आसानी से आप ले सकते हैं, इजी हो या फिर जो भी हो। लेकिन 38 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ रहा है और कोई क्वेश्चन आ रहा है 8 मार्क्स में, और सेम टॉपिक से मान लीजिए कि इसमें पूछ दिया या अगले साल, और इसमें पूछ दिया, इस साल 38 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया मौर्यन आर्ट से, और 8 नंबर में इसी का मौर्यन आर्ट से थोड़ा सा पूछ दिया कि इसकी विशेषताओं को बताएं, उसके पॉलिटिकल, कल्चरल और जो रिलीजनल, जो रिलीजियस इसका जो इम्पैक्ट है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा फीचर पूछ दिया अगर, और यहाँ पे पूरा का पूरा मौर्यन आर्ट पूछ दिया।
अगर हम 38 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम 8 वाले के हिसाब से, उसके अप्रोच से उसको भी लिखने का कोशिश करेंगे। आप किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं और टॉपिक पढ़ने के लिए आपका जो अप्रोच है वो 8 मार्क्स को लेकर भी होना चाहिए और 38 मार्क्स को लेकर भी होना चाहिए, ठीक है। और 8 मार्क्स वाला आप करेंगे तब ये शुरुआत होगी। यहाँ से आप धीरे धीरे, चूंकि एक क्वेश्चन होता है, आप पढ़ेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आप देखे होंगे PYQ, तो लगभग एक क्वेश्चन में अगर 38 मार्क्स उसमें पूछे जाते हैं तो लगभग 4 से 5 सेगमेंट रहते हैं। उसको क्वेश्चन को ब्रेक करके ब्रेक करना होगा और उसको समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन का डिमांड क्या है। हम आगे आएंगे, क्वेश्चन को भी हम आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से कैसे आपको डिस्कस करना है, लेकिन आपका अप्रोच जो है वो होना चाहिए सब्जेक्ट, मतलब कि 8 नंबर के हिसाब से भी और 38 नंबर के हिसाब से। इससे क्या होगा कि आपका कोई एक टॉपिक कंप्लीट होगा और उस टॉपिक से, अगर चाहे वो शॉर्ट आंसर में पूछा जाए या फिर लॉन्ग आंसर में, आपको दोनों के लिए तैयार होना होगा। लेकिन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या होता है, अभी हम बताएंगे क्वेश्चन को आप शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे लिखना है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज हम बता देते हैं कि जो आपका ये डेली आंसर राइटिंग का है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि हर दिन टॉपिक को पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको बिल्कुल, आपकी भूमिका जो है अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, कछुआ वाला। कछुआ और खरगोश की कहानी सुने। खरगोश जो है बहुत तेजी से चलता था, दौड़ता था, लेकिन अल्टीमेट गोल जो है वो कौन प्राप्त किया, तो धीरे धीरे हुआ। हिंदी साहित्य में बहुत सारे लोगों का हो सकता है ऑप्शनल होगा, उसमें एक है कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, माली सींचे सौ घरा, ऋतु आवे फल होए। तो आप अभी से प्रयास करेंगे, उसका फल जो है अगले 72वीं बीपीएससी, चूंकि टारगेट आप लोग कर रहे हैं किसका, 70, जो 72वीं बीपीएससी का टारगेट कर रहे हैं, तो ये एग्जाम जो है मेंस का कब होगा, अगले साल होगा। लेकिन उसका प्रभाव आपको अगले 6-7 मंथ में दिखना, आप जो सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, और सिलेबस कंप्लीट होने के साथ जो हमने अभी टाइम डिवीजन की बात की थी, आपका अप्रोच जो है वो, पटना में क्या होता है कि पीटी कम मेंस होता है, पीटी में ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं और मेंस आने पे जो है 3-4 मंथ का समय देते हैं। लेकिन आपकी तैयारी उल्टी होनी चाहिए, आपका जो है मेंस कम पीटी होना चाहिए, क्योंकि मेंस में जो है आपको उसी चीज को पूछा जाता है, किस तरीके से थोड़ा एनालिटिकल पूछा जाता है, और इसी में कुछ जो है फैक्ट चीजें हैं उसको पीटी में पूछा जाता है। इतना अंतर है, लगभग 60-70-80% जो है आपका सिलेबस इसी में कवर हो जाएगा, बाकी चीज को धीरे धीरे कवर कर लेना है। लेकिन अब आपकी भूमिका हो जाएगी कछुआ वाली, यानी कि धीरे धीरे हमको शुरू करना है और उसका हमको परिणाम नहीं देखना है कि क्या हो रहा है, आपको शुरुआत करनी है, आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आप जिस लिए यहाँ पे आए हैं, टीचर रहेंगे, जो भी मेंटर रहेंगे, आपको गाइड किया जाएगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। फिर आपको एक एक करके उन लोगों के साथ, जिनको भी जो पर्सनल कुछ प्रॉब्लम होगा कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि आपको जो मेंटर रहेंगे उनके साथ आपको संवाद, चूंकि आप इंटरेक्शन करेंगे, अपनी बेसिक जो भी आपको दिक्कतें होगी उन सभी चीज़ों का जो है आपको वहीं पे निपटारा हो जाएगा। और इसका धीरे 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 परिणाम ऐसा आएगा कि जब आप प्रीलिम्स भी, चूंकि आप आगे हम लोग देखेंगे कि ये अगर सक्सेस का मतलब है कि अगर आपको दिखेगा कुछ पॉजिटिव चीज़, तो उसको हम लोग प्रीलिम्स के समय भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसमें भी जो है टारगेट बेस्ड जो हम लोग बहुत सारा चीज़ करने वाले हैं, इसमें 2-2.5 महीने में, उससे पहले आपका मेंस खत्म हो जाएगा, तो प्रीलिम्स के टाइम में हम आपको वो भी करवा देंगे। तो दोनों चीज़ें आपकी हो जाएगी, प्री और मेंस। अब एक सवाल होता है कि क्लास करना है नहीं करना है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं क्लास किए होंगे, बहुत सारे लोग जो है कहीं क्लास नहीं भी किए होंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ करना है, नहीं करना है, या अभी तक आपने क्या किया है। मेंस के लिए लगातार जो है यहाँ आपको प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो एक क्वेश्चन जो है आपको हर दिन के हिसाब से मिलेगा, और हर दिन पीपीटी लगा हुआ है। अब यहाँ से जो है आपका पूरा का पूरा गेम शुरू होता है, जिसमें कैसे चलेगा उसकी थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम आएंगे वापस। आपका जो क्वेश्चन लिखने का क्या आपका होना चाहिए तौर तरीका, इसमें जिसलिए आप आए यहाँ पे, आप पहले इसको देख लें कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। इसके लिए आपको एक टॉपिक लिस्ट दिया जाएगा, वो आप लोग को मिल ही गया होगा सारे सब्जेक्ट का, आप अपना अपना जो है देखिएगा।
कि बहुत सारा इसमें दिया हुआ है सेगमेंट के हिसाब से। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का होगा, आईआर का होगा, डीआई का होगा, नहीं डीआई तो अलग से खैर प्रैक्टिस हो जाएगा, पॉलिटी का, और फिर इकोजियो, साइंस एंड टेक, सभी सेगमेंट का दिया होगा। कुछ और जो है हम लोग ऐड भी करेंगे उसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें है कि हमारा एक टॉपिक जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा जिस पर आपको आंसर राइटिंग करवाना होगा। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मौर्यन आर्ट हो या पटना कलम हो, पाल कला हो, या जो भी होगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक क्वेश्चन डेली दिया जाएगा। उसका अप्रोच जो है वो शॉर्ट आंसर के हिसाब से भी और लॉन्ग आंसर के हिसाब से भी, दोनों तरीके से होगा। उस टॉपिक को आप नोट्स, इसलिए हम बात कर रहे थे कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो कम होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इसी नोट्स को पढ़ें, आपके पास जो भी सोर्स होगा, लेकिन उसको लिमिट करना है, लेकिन चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मोर देन 70 to 80% से ज़्यादा लगभग जो है कॉमन बातें रहती है, बाकी चीज़ को आपको खुद से थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। और अगले दिन जब आप यहाँ आएंगे तो एक प्रश्न आपको दिया जाएगा और उसको 30 मिनट में लिखना होगा। तो आप कहिएगा एक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट काहे दिया है? पहले उस सब्जेक्ट को जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, सबसे पहले आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में आपकी क्लैरिटी जो है वो कितने अच्छे तरीके से हुई है। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, क्या आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? उसके लिए आप पीवाईक्यू देखेंगे कि पीवाईक्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, किस किस डायमेंशन से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके साथ जो है होना चाहिए साथ में हमेशा एक क्या, पीवाईक्यू। इसमें जितने भी डायमेंशन आपको पूछे गए होंगे, लास्ट जो क्वेश्चन मेंस हुआ होगा उसमें, उस सभी डायमेंशन को आपको देखना है। और उस डायमेंशन को देखते हुए आपकी आंसर राइटिंग होगी, उसमें टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होगा। पहले आपको क्या करना है, धावक जो है वो जब दौड़ता है तो क्या करता है, पहले मैराथन दौड़ता है, वो ब्रीथिंग करता है कि किस तरीके से पहले हमारा जो है ब्रीथिंग अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद वो सोचता है कि हमको 6 मिनट में आना है, 7 मिनट में आना है, 3 मिनट में आना है। तो पहले आपको क्या करना है कि एक किसी भी सब्जेक्ट को लेकर उसको अच्छे से पढ़ना है। उसमें पढ़ने के बाद आप उसको अपने शब्दों में जिस भी तरीके का होगा, जो भी जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा, नोट्स इसलिए दिया जाता है कि उसमें आपकी तैयारी जो है थोड़े कम समय में स्मार्ट तरीके से हो जाए। लेकिन आपको आंसर लिखते टाइम थोड़ा और नॉलेज की जरूरत होती है। और जब आप आंसर लिखेंगे ना तो उसमें कहाँ से क्या दिमाग में आएगा वो आप भी नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है कि जो आप पढ़ कर गए हैं वो आपके दिमाग में नहीं आएगा, कई बार ऐसा होता है। लेकिन उसी चीज को अगर आप मल्टीपल टाइम अगर आप पढ़ के जाते हैं तो एक ही चीज को अगर बार बार बोलेंगे तो दिमाग में रहता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए आप जो है पहले किसी भी आंसर को लिखेंगे उससे पहले उसको खूब बढ़िया से खुद से, यहाँ जो भी आपसे लिखा जा रहा है उसको एक एक करके आप आंसर को जरूर लिखेंगे, उसको छोड़ना नहीं है। और उसमें किसी भी तरह का अक्षर नहीं चल रहा है। अच्छा, एक चीज हम आपको और इसमें बोल देते हैं कि जिसमें स्टडी मटेरियल और टाइम के साथ जो बातें थी कि अपने टाइम को जो है बांटना है, तो आपका, अच्छा उसकी बात हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है कि लिखने के बाद अप्रोच डिस्कस होगा, वो हम आएंगे आपको हर दिन बताएंगे कि किसी भी क्वेश्चन को, चूंकि आप जितने भी सब्जेक्ट है आप उसको देखेंगे, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, जियो को हो या फिर पॉलिटी का हो, सबका अप्रोच जो है वो अलग अलग होता है। सबकी शुरुआत जो है, सबका इंट्रोडक्शन या मेन पार्ट जो होता है लिखना या कंक्लूजन जो है, उसमें थोड़ी सी जो है वो भिन्नता होती है। आप किस, अब जैसे कि मान लीजिए कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री में आपको कुछ पूछा जा रही है आर्ट एंड कल्चर से, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम पीरियड, कि कहाँ से शुरुआत हुआ, उस समय कौन थे एम्पेरर, किसके समय काल में हुआ था, कौन राजा था, उस समय का जो है एक जो सोशल सिनेरियो था वो है क्या, सामाजिक परिदृश्य। उसके बाद उसको देखते हुए फिर हम आते हैं और तब जाके उसको कोटेशन करके लिखते हैं कि इस संदर्भ में किसी इतिहासकार के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा ये बात बोली गई है। यहाँ से आपका जो है आंसर वो स्टार्ट होता है। तो इसके लिए अलग है। अगर आप करंट अफेयर्स के हिसाब से क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, तो करंट अफेयर्स में चीजें जो है डायनेमिक चीजें होती है, बदलते रहती है। तो उसकी शुरुआत कैसे करनी है वो टॉपिक के हिसाब से आपको, हम जब जिस टॉपिक में पहुंचेंगे वो हम करते जाएंगे। बेसिक जो बातें होगी उसकी बात हम करते हैं।
फिर हर दिन आपको उस प्रश्न का मॉडल आंसर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा ये भी हो गया कि आप क्वेश्चन लिखे, डिस्कस किए, फिर हम आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाए। मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाए तो इससे क्या होगा कि आपको एक तरीका पता चलेगा कि हमको किस तरीके से लिखना है, क्या चीज है जो हमसे छूट रहा है, और किस चीज को हमको जो है वो ऐड करना है। इसके अलावा जो आपका शुरुआत करने की बात है, तो ये सब अब तो पढ़े ही होंगे प्रश्न वो कैसे पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है कि मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि यह कला मौर्यकालीन राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को किस प्रकार प्रतिबिंबित करती है। डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड एक्सप्लेन हाउ दिस आर्ट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल चेंजेस ऑफ द मौर्यन पीरियड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा उसके कीवर्ड्स पे कि मौर्यन कला है तो इसका कीवर्ड क्या हो सकता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है, विशेषता की बात की जा रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है। अब इसके लिए हमको क्या लिखना है, और भी क्वेश्चन को आप अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है, राजनीतिक, पॉलिटिकल चीजें, धार्मिक और सांस्कृतिक। ये तीनों चीजों पे आपको जो है समझ में आना चाहिए कि राजनीतिक चीजें क्या है, सांस्कृतिक चीजें क्या है और धार्मिक चीजें क्या है। और इस कला को जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पॉलिटिकल का मतलब होता है कि उस समय जो मौर्यन पीरियड चल रहा था, मौर्य कला, इस समय जो राजनीतिक जो घटनाएं घटित हो रही थी, उस राजनीतिक घटनाओं में अब कोई मान लीजिए अभी सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तो अब कई लोग बोल रहे हैं कि फिर से योगी मॉडल आ रहा है, कोई बोल रहे हैं बुलडोजर वाला शासन आ रहा है। इसका मतलब बहुत सारा जो है चीजें इसमें अर्बनाइजेशन के लिए भी किया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी किया जा रहा है। तो मौर्य कला में चीजों को राजनीति के हिसाब से हमको पहले देखना पड़ेगा। उसका जो है सामाजिक, समाज में, सॉरी धार्मिक। अब इस काल में किस किस धर्म का प्रभाव था, क्या बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, या इस आर्ट में सबसे ज्यादा जो है बौद्ध की जो कलाकृतियां थी उसको दिखाया गया, या उस पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर जैन जो था तो जैन धर्म में जैसे यक्ष और यक्षिणी की बातें की जा रही थी तो किस धर्म से था, क्या इसके लिए संरक्षण की बात की जा रही थी, क्या मौर्य समय में सिर्फ बौद्ध धर्म की बात, जो धार्मिक सहिष्णुता की बात आती है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात, क्या होता है सहिष्णुता का मतलब, टॉलरेंस की बात, कि किसी एक धर्म को जो है वो खुश कर देना, यही होता है ना। क्या होता है, सभी धर्मों को लेके चलना है, ठीक है। अब इसमें है कि आपको मुख्य शब्द जो कीवर्ड है और निर्देश, डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली, एक एक चीज को जो आपको देखना पड़ेगा कि डिस्कस का मतलब क्या होता है, एनालाइज का मतलब क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या होता है। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब क्या है कि आप किसी भी तरीके से, उसको बोलता है कि समालोचनात्मक विश्लेषण करें, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपको जाना है, निगेटिव चीजों को दिखाते हुए और उसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन किया गया उस चीजों को आपको दिखाना पड़ता है। और ये सब चीज क्लियर कैसे होगा, जब आप पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आने वाले समय में धीरे धीरे आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। और हम बात कर रहे हैं कि मौर्यकालीन कला, जैसे हमने बात किया कि कला का समय और विषय ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसके काल में था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 322 बीसी से 185 बीसी किसके समय में था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर दशरथ, और दशरथ के बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक, और अशोक के बाद दशरथ। तो यहां तक का हम देखेंगे कि इस समय किस तरीके से शासन प्रणाली चल रही थी, और अशोक ने क्या किया, दशरथ ने क्या किया, उन सभी चीजों को जो है हम देखेंगे। क्योंकि इसको अगर डिस्कस करवाएंगे तो शायद ज्यादा लग जाएगा समय, लेकिन आप जब लिख के आएंगे तो उस समय हम इसको डिस्कस करवाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ बात कर रहे हैं कला कैसी थी, मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो कला में क्या क्या किया गया, जो उसमें
एक सजावट की बात, जो नक्काशी की बात की गई थी कि किस तरीके से इसको डेकोरेट किया गया। जो पिलर्स थे, पिलर्स का क्या मतलब था, स्तूप थे, स्तूप का मतलब क्या था। पिलर्स में बहुत सारी ऐसी कलाकृतियां थी जो जानवरों की थी। उसका एक सिंबॉलिक मैसेज क्या था, सोशल, यानी कि सामाजिक रूप से आप देखेंगे कि उसका सिंबॉलिक मैसेज, बैल का मतलब क्या था, सिंह का मतलब क्या है, या शेर का मतलब, या फिर उसपे सारनाथ, जो जिसपे हमारे राष्ट्र का जो क्या है राष्ट्रीय प्रतीक भी है, अशोक स्तंभ, तो उसका क्या इम्पैक्ट, उसका क्या एक सांकेतिक हमारे यहाँ समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी चीजों को देखना है। अगर पूछा जाए कि डिस्क्राइब कीजिए, तो विस्तार से उसको लिखना है, जहां से शुरू करना है, और इसमें हम आपको बताते हैं आगे क्वेश्चन। पहले ये सारा चीज हम देख लेते हैं। पॉलिटिकल चेंज, यही हम बात कर रहे थे कि साम्राज्य का विस्तार और शक्ति, कि किसके समय में किस तरीके का प्रयोग किया गया, कहाँ तक जो है साम्राज्य का विस्तार किया गया। कलिंग तक किया गया कि भारत के और भी हिस्से में था वहां तक किया गया, या श्रीलंका भी पहुंचा था, या भारत में ही सीमित रह गया था। इन सभी चीजों का रिलीजियस चेंज, जो बौद्ध धर्म का प्रभाव था। जब अशोक के समय में ये पहले बौद्ध धर्म को मानता था क्या, अशोक पढ़े होंगे, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा, और उसके जीवन पर जब प्रभाव पड़ा तो अपने जनता से कम्युनिकेशन करने के लिए वो क्या करता था, पिलर्स, और पिलर्स पे चीजों को वो अंकित करवाता, ताकि जो है लोग उसको पढ़ें संकेत के तौर पे, और उससे राजा का संवाद होगा, एक मैसेज पहुंचाने का तौर तरीका था। कल्चरल चेंज, इसके कारण जो है समाज में क्या बदलाव हुए, उन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। फिर आगे पूछता है कि प्रतिबिंब, कि इस कला से बदलाव को कैसे दिखाती है, इससे किस तरीके से परिवर्तन आया, क्या सारे लोग जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाने लगे, या जो उसके नक्काशी थे वो वहीं तक सीमित रह गया, या फिर अगर बात करें कि बिहार के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में, चूंकि मौर्य कला है तो निश्चित रूप से बिहार और भारत दोनों के संदर्भ में बात होगी। तो भारत में कहाँ होगा और बिहार में कहाँ कहाँ हुआ होगा, इसको एक मैप के थ्रू हम बताएंगे कि बिहार में कहाँ कहाँ। जैसे आप देखेंगे रामपुरवा पढ़े होंगे, लौरिया हरिराज पढ़े होंगे, लौरिया नंदनगढ़ पढ़े होंगे, वैशाली पढ़े होंगे, है ना। तो इन सभी चीजों को जो है आपको मैप के थ्रू भी दिखाना पड़ेगा कि बिहार में कहाँ पे है, या भारत का आप मैप बनाते हैं तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि जैसे सारनाथ में, तो सारनाथ कहाँ पे है, थोड़ा सा इसको लिखेंगे। या मौर्यकालीन अब पूरा का पूरा जब पढ़ाई करेंगे तो इसमें दिखाएंगे कि कुम्हरार में क्या था, राजप्रसाद का महल अभी भी आप देखेंगे तो वहां पे जिस तरीके से इसीलिए बोला गया है, जो कल्चरल इफेक्ट है, यानी कि लकड़ी से लेके पत्थर की ओर, लकड़ी से वहां पे कलाकृतियां शुरू हुई थी और धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच गया, पत्थर तक का, स्टोन। यानी कि आप कुम्हरार में हो या फिर यहाँ बगल में पड़ता है लोहानीपुर, कदम कुआं के आसपास, यहाँ भी यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली है। तो इन सभी चीजों को जो है आपको दिखाना पड़ेगा मैप के थ्रू, और जो जो चेंजेज हुए उन सभी चीजों को मैप के थ्रू हो या जिस भी तरीके का हो, ठीक है। ये वाला हो गया क्या। अब तर्क और उदाहरण देना है, तो जो भी उदाहरण, जैसे कुम्हरार वाला हम बता दिए, या यक्ष और यक्षिणी का यहाँ पे मिला, तो इसको उदाहरण स्वरूप बताना है आंसर को। अब है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ये सब पे हम आते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आंसर जो आप लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे दो क्वेश्चन आप उठता है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं कि अगर 8 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा तो कितना पेज में लिखेंगे और कितने शब्दों में लिखेंगे, और 38 नंबर में पूछेगा तो कितने पेज में लिखेंगे, कितने शब्दों में। जनरली आप देखेंगे बीपीएससी का जो कॉपी रहता है, क्वेश्चन भी रहता है और उसी में अब तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया रहता है, दोनों साइड से वो लाइनिंग रहता है, उसके बीच में आपको लिखना है। अगर कॉपी पे आप लिखेंगे तो मैक्सिमम जो है आप 6 से 7 शब्द लिख पाएंगे एक लाइन में, मैक्सिमम हम बोल रहे हैं 5 से 6 शब्द आएगा, या मैक्सिमम होगा तो 7 शब्द। और इस तरीके से आप देखेंगे कि एक पेज में लगभग आप 10 से 12, या बहुत लिखेंगे तो 13-14 लिखेंगे लाइन, यानी एक लाइन में आप लगभग जो है 5 से 6 या 7 शब्द लिख रहे हैं मैक्सिमम।
और एक पेज में जो है आप 14 लाइन लिख रहे हैं। इस हिसाब से आपका लगभग 90 के आसपास, 90-95 शब्द आएगा आपका एक पेज में। फिर उसको अगली पेज में आप लेके जाएंगे तो 8 मार्क्स के लिए आप देखेंगे यूपीएससी कितना रहता है शब्द, वहां पे शब्द का लिमिटेशन रहता है, कितना रहता है, 150 शब्द रहता है, उसके लिए 8 मार्क्स देता है। बीपीएससी में वैसा कुछ नहीं रहता है सीन। बीपीएससी में जितना आपका मन करे उतना लिखिए, उसको कोई दिक्कत नहीं। आप 8 वाले मार्क्स के लिए आप 5 पेज लिखिए, उसको क्या दिक्कत है। लेकिन आपको बैलेंस यहीं पे करना है कि आपका जो 8 मार्क्स वाला होगा, इसके लिए हमको मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज जो है वो लिखना होगा। 2 हो सकता है, दो भी जा सकता है, लेकिन हमको 1 से 1.5 पेज में ही क्वेश्चन को, आंसर को लिख के खत्म कर देना है। और इसके लिए चाहे 100 शब्द हो, चाहे 120 हो या 150 मैक्सिमम, इससे ज्यादा लिखना भी नहीं है और इसको काउंट भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आंसर लिख रहे हैं और उसको साथ में काउंट कर रहे हैं, ये सब भूल एकदम नहीं करना है। आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि जब आंसर आप लिखेंगे तो शुरुआत आपकी जहां से होगी और जहां इंड होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने आंसर को अब इंड कर दिया। इसके आगे अब लिखने की जरूरत थी, लेकिन मार्क्स के हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा वो वैल्यूएबल नहीं होगा। और 38 मार्क्स के लिए अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो अब फिर से वही बात, इसमें 500 से 600 शब्द लिखना होता है और पेज आप देखेंगे तो 5 से 6 पेज, कई बार जो है 4 पेज में भी आपका काम हो जाएगा। तो आपका होना चाहिए 4 से 5 पेज। लेकिन पेज भरना और शब्द भरना ये हमारा मोटिव नहीं है। ऐसा अगर होता तो सब कोई मेंस अभी सबका अच्छा ही चला जाता है। इसमें आपको क्या करना है कि इंट्रोडक्शन से जहां से हम शुरुआत करेंगे, और ये सब चीज चेंज होता जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। इंट्रोडक्शन अगर आप जैसे आर्ट की बात कर रहे थे तो कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगे, तो ये सब जो है आपके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है उसको हम थोड़ा सा बताएंगे। इसके अलावा जो टाइम पीरियड है, किसके समय में हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण है, ये सब तो बेसिक बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो कई बार होगा कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। कुछ कोटेशन वगैरह से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बेहतर माना जाता है कि कोटेशन पढ़ लिया। और सबसे बड़ी बात होती है कि इंट्रोडक्शन में अगर आपका नाम पूछा, आपको इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, तो वहाँ पे आप जो भी इंट्रोडक्शन देंगे कि हमारा नाम ये है, इस बैकग्राउंड से आते हैं, घर है, हम यहाँ पढ़ाई किए हैं, आपसे पूछ क्या रहा है, इंट्रोडक्शन पूछ रहा है। और आप बता क्या रहे हैं, आपके इंट्रोडक्शन में ही आप सारा चीज बता दे रहे हैं, आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड। यानी कहने का मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन आपका ऐसा होना चाहिए ताकि आपको ये लगे कि जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसी चीज को हम इंट्रोडक्शन में दिखाएंगे कि पूरे के पूरे आंसर में हम क्या लिखने वाले हैं, और उसकी झलक होनी चाहिए कहाँ पे, इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए कि क्या आप लिख रहे हैं। और बहुत ज्यादा इसको विस्तार भी नहीं करना है, 4-5, ज्यादा से ज्यादा जो है 6 लाइन में इसको बहुत हो गया, खत्म कर देना है। तो यहां से शुरुआत करेंगे। असल जो चीज होता है वो क्या होता है, मेन बॉडी, जो मुख्य भाग होता है, और इसमें आपके क्वेश्चन का लगभग 70% कंटेंट इसी में रहता है। इसी में टाइम पीरियड आप इसको इस तरीके से विभाजन करेंगे कि इसी में आपका होगा आंसर क्यों, कहाँ, कैसे, कब, फिर उसका जो है क्या कारण रहा, परिणाम रहा, क्या इम्पैक्ट पड़ा या क्या प्रभाव रहा, क्या चुनौतियां रही किसी भी क्वेश्चन के लिए, उसके लिए क्या समाधान है। गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कि जियो को का लिख रहे हैं तो समाधान पे जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसको हम बता देंगे। या आपसे पूछा जाएगा कि आपकी अपनी राय क्या है, बिना पूछे अगर आप अपनी राय दे दीजिएगा तो फिर एग्जामिनर बोलेगा कि हम तुमसे पूछे थे। लेकिन आपको आपकी राय नहीं देना है जब तक आपसे क्वेश्चन में पूछा ना जाए। क्वेश्चन की डिमांड को देखते हुए आपको क्या करना है, उसको आंसर लिखना है, और तब जाके आप बताएंगे इसमें आगे की राह क्या हो सकता है। ये सारा चीज जो है आपका उसमें मेन बॉडी में होना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या
प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, जब 8 मार्क्स की बात करेंगे तो भी, और जो 38 मार्क्स की बात करेंगे तो भी। 38 मार्क्स में चूंकि ज्यादा लिखना होता है तो आप इसमें पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैराग्राफ का यूज करेंगे, लेकिन पैराग्राफ ऐसा यूज करना है, वो क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से डिपेंड करता है कि कहाँ आप यूज कर रहे हैं। और पैराग्राफ यूज करना है और एक दूसरे पैराग्राफ को जो है इंटरलिंक करवाना है। ऐसा नहीं है कि एक में लिख रहे हैं कहानी बिहार की और फिर दूसरे में पहुंच गए तो उसमें कहीं और की कुछ लिख रहे हैं। हर एक पैराग्राफ का जो है लिंकेज होना चाहिए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर जब आपका कॉपी पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा आपका कॉपी, इंटरेस्ट उसको क्यों लगेगा? आप कुछ लिखेंगे तो आपकी कॉपी पे टिका रहेगा, नहीं तो उसको एक दिन का मिलता है बहुत सारा क्वेश्चन, दिन भर वो चेक करते रहता है, और आजकल तो पोस्ट ज्यादा हो गया है तो ज्यादा ही बर्डन आता है। तो जब तक आपके आंसर में वो चीज नहीं दिखेगा जो अट्रैक्शन उसको दिखना चाहिए कि क्यों हम चेक कर रहे हैं, तब तक वो आपके कॉपी पे आंख नहीं गड़ाएगा, वो जनरल मार्किंग करते चला जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको काम करना है कि जो आपका सब हेडिंग है उस तरीके से आप इसको लिखिए, या फिर पॉइंट वाइज इसको लिखिए, डायग्राम बना दीजिए, आप फ्लो चार्ट बना दीजिए, मैप बना दीजिए। यही सब का जो हम काम करेंगे। कहानी लिखेंगे, कहानी लिखने से कोई फायदा नहीं। आप देखते होंगे कि आजकल तो बीपीएससी में बहुत ऐसा चेंजेस किया है कि चेक जो कॉपी होता है वो भी साइट पे डाल देता है और बिना चेक किया हुआ भी कॉपी डाल देता है एग्जाम के बाद। तो आप जो है अपने कॉपी को खुद से ही चेक देख सकते हैं। तो कभी कभी आपको लगेगा कि जब आप मेंस दे के आएंगे तो आपका लगेगा कि मेरा ही कॉपी है क्या, मतलब कभी लगेगा कि इतना अच्छे लिखते हैं और फिर कभी लगेगा कि इतना गंदे लिखते हैं। तो आपको ही समझ में नहीं आएगा कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं और क्या हमसे लिखा गया। इसी सब चीज के लिए जो आपको प्रैक्टिस जो करना है वो इसी सब चीज का करना है कि कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ फ्लो चार्ट बनाना है, कहाँ मैप का यूज करना है, कितने कम शब्दों में एक ऐसा शब्द लिखें। हमने क्यों बोला आपको कि डिक्शनरी और जो आपका वर्ड स्टॉक है उस पर ध्यान देना है। मान लीजिए कि कोई आदमी, कोई बच्चा लिख रहा है इंग्लिश में कोई शब्द सिंबॉलिक, साधारण भाषा में आ गया कि सिंबल है, लेकिन आप उसी चीज को थोड़ा सा हिंदी में लिखेंगे सांकेतिक, तो वो थोड़ा ठीक ठाक लगता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो वर्ड का जो है कलेक्शन आपके पास इतना और जो स्टॉक है वो होना चाहिए, ताकि आप एक शब्द के माध्यम से आप ऐसा लिखें कि पूरा का पूरा एक लाइन उससे समझा जा सके। और ये सब आपकी उत्तर की जो है विशिष्टता को दिखाता है। तो ये सब जो आपका मेन पार्ट है उसमें आप इस चीज को प्रयोग कर सकते हैं, और मेन पार्ट में ही आप जो है आंसर को शुरू करेंगे और आंसर को कोशिश करेंगे कि वहीं तक जो है मेरा खत्म हो जाए। इसके बाद तीसरा सेक्शन आता है कंक्लूजन का। अब पूछेंगे कि 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है क्या? तो आप उसमें इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, मेन पार्ट भी लिखेंगे, और कंक्लूजन इतना आपके पास ना समय है 8 नंबर के लिए और ना आपको लिखना चाहिए। उसी में आपका फ्रेमिंग इस तरीके से हो जाना चाहिए कि पता चल जाए कि आप एक ही चीज में सबको लिख रहे हैं। आपको जरूरत पड़ती है किसके लिए? 38 मार्क्स वाले में, क्योंकि यहाँ पे उसको दिखाना पड़ता है हर एक चीज को, बहुत सारे डायमेंशन को वहां पे खोलना पड़ता है, और उसी समय जो आपका आंसर है उसको बंद भी करना पड़ेगा। और जब आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो कंक्लूजन पे आपको क्या लिखना है? जो आपने लिखा आंसर में उसी चीज को समराइज कर देना है, और ये एक ऐसा एग्जामिनर के लिए छोड़ देना है कि भाई तुम सोचो कि हमने क्या लिखा, अब तुम उसको पढ़ो। मजबूर कर देंगे। कहीं अगर इंट्रोडक्शन में वो नहीं दिख रहा है तो मेन पार्ट में दिखेगा, मेन पार्ट में अगर वो नहीं रुका है तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन में रुकेगा। उसको लगेगा कि कंक्लूजन इतना अच्छा है तो हो सकता है मेन पार्ट भी जो है वो अच्छा ही होगा, तो वो आपकी कॉपी पे ध्यान देगा, चेक करेगा। और चेक करने का मतलब है कि आपका नंबर जो है, एक भी क्वेश्चन में अगर आप वो समय से अगर देख लिया और एक एक क्वेश्चन में आपका एक दो नंबर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपका 10-20 नंबर बढ़ेगा, और इतने का ही फासला होता है। ठीक है, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए भी। एग्जाम में कौन लोग बैठते हैं? जो पहले से सिलेक्टेड हैं वो भी बैठते हैं। अभी जो 71 बीपीएससी का हुआ है एग्जाम, इसमें अच्छे अच्छे पोस्ट थे क्या? इसमें लगभग 300 से 400 ऐसे जो सेलेक्टेड आदमी होंगे वो भी बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो कई बार मेंस दिए हैं वो भी एग्जाम दिए हैं,
और जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, जो बिगिनर हैं वो भी स्टार्ट किए हैं। तो आपको इन तीनों में रहना है, तीनों से आपको कंपटीशन करना है। और कंपटीशन करने का मतलब है कि आपको हर एक चीज की जो है वो जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए आप आंसर को जब खत्म करें तो उसमें एग्जामिनर के लिए जो है कंक्लूड करके कि आप इसमें जो जो बातें लिखी गई थी उसको आपने बखूबी अच्छे तरीके से लिखा है, समझाया है। तो इस तरीके से आप जो है आंसर को लिख पाएंगे। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है मध्य भाग का कि इंट्रोडक्शन के बाद जो भी विस्तार से लिखा जाता है वही मध्य भाग है। थोड़ी सी चर्चा कर देनी है और फिर उसी को विस्तार से लिखना है, जिसमें आप डाटा, तथ्य, विश्लेषण, उसको एनालिसिस करते हैं उदाहरण के साथ। आरेख चार्ट जो भी आप बनाते हैं ये सब हम आपको बता चुके हैं और आपके पास जो बुकलेट है उसमें भी दिया हुआ है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बॉडी को 3 भाग में है, काउज, कॉन्सेप्ट और बैकग्राउंड। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो मुख्य बिंदु में उसको आराम से लिखेंगे कितने पॉइंट में, ये सब। इसके लिए ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि इसको एकदम हूबहू अपने कॉपी में लिखना है और दिमाग में सेट करना है, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस करते 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 3-4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, इसके लिए आपको ना भयभीत होना है, ना पैनिक होना है और ना किसी तरीके का कोई स्ट्रेस लेना है कि हमसे नहीं हो पा रहा है। हमसे नहीं हो पा रहा है मतलब ये दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। हमेशा दिमाग में ये आना चाहिए कि हम कर लेंगे, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ये सब जो है समाधान, आगे का रास्ता, ये सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। और निष्कर्ष पे क्या है कि पूरी चर्चा का संक्षेप इसमें लिखा दिया जाएगा। और सकारात्मक दिशा, यानी कि जो हम बात कर रहे थे समालोचनात्मक हो या किसी भी तरीके का पूछा जाएगा तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना है। ऐसा नहीं है, अगर आपको पूछा जाए कि बिहार में अभी इंडस्ट्री की संभावना कितनी है, तो शुरुआत आप करेंगे कि बिल्कुल नहीं है, या फिर फूड जो सेक्टर है उसी में। लेकिन यहाँ से ये दिखता है कि सिर्फ फूड में ही है, बाकी अन्य में नहीं है। लेकिन सरकार उसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है और क्या हो सकता है, तो आप यहाँ तक पहुंचेंगे और वो दिखना चाहिए इसमें, ठीक है। और एक बैलेंस वे में इसको कंक्लूड कर देना है। और इस तरीके इसमें लिखा हुआ भी है, उत्तर को पूरी तरह बंद करता है और परीक्षक पर अच्छी छाप छोड़ता है। आप जितना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, क्योंकि सब कुछ आपके पास नॉलेज है और उस नॉलेज को आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी वीकनेस है। क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से साल भर पढ़ा है, बहुत सारा किताब पढ़ा है, बहुत अच्छी जगह पे आपने महंगे महंगे इंस्टीट्यूशन में जाके पैसा दिया है, मेंस का क्लास भी किया है, लेकिन उसको डिलीवर करने का जो टाइम आपके पास आएगा वो कब आएगा, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे और मेंस के लिए आपके पास 3 घंटे का समय होगा और इस 3 घंटे में आपका जो है परफॉर्मेंस करना होगा। और वो सारा प्रैक्टिस जो है आपको 3 घंटे से पहले, इतना 3 महीने आप करें, 4 महीने में करें, 5 महीने में करें, 6 महीने में करें, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी है, वो हमारी भी है कि अब जब भी यहाँ से शुरुआत होगी तो जितना आपके लिए आपकी जवाबदेही होगी, उससे ज़्यादा मेरी जवाबदेही है कि हम आपको कैसे इम्प्रूव करवाएंगे, कैसे हम आपको हेल्प करेंगे। तो इसीलिए समय समय पर जितने भी जो भी फैकल्टी हैं वो सब आएंगे। फैकल्टी का मतलब जो भी मेंटर होंगे, जितने भी अच्छे तरीके से होगा, मैम भी आ सकती हैं, रितेश सर भी रहेंगे, और जितने भी जिस भी सब्जेक्ट को आपको चाहिए, जो भी आपका डिमांड होगा। डिमांड का मतलब कुछ ऐसा डिमांड नहीं है कि एकदम आज ठीक है थोड़ा सा वीकेंड मनाते हैं, ऐसा नहीं। डिमांड का मतलब है कि आपके हिसाब से आप क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं, आपको मटेरियल में दिक्कत है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप लिख रहे हैं तो उसमें आपका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, आपका कॉपी अच्छे से चेक नहीं हो पा रहा है, या आप उसको और कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमेशा आपका उद्देश्य होना चाहिए क्या, किसी भी आंसर को लिखते समय 60 to 70% मार्क्स आएगा तो आपका आंसर जो है आप रेस में रहेंगे। रेस का मतलब है, लेकिन शुरुआत हमको कहाँ से करनी है, जीरो से करनी है। कहीं से भी शुरुआत करेंगे, जीरो से ही करेंगे। इसके लिए कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि हमको नहीं आता है, नहीं आएगा तो शुरू कर रहे हैं, और शुरू करेंगे उसका प्रभाव दिखेगा। और नहीं कैसे होगा, दशरथ मांझी अगर सोचे होते कि हमसे पहाड़ नहीं टूटेगा, दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ दिए, इसलिए महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण नहीं है। दशरथ मांझी के लिए एम सेट था, उनका गोल जो है वो फिक्स था। क्या था कि पहाड़ को तोड़ना है। उनका उद्देश्य जो है वो बिल्कुल स्पष्ट था कि हमको तोड़ना है, इसीलिए उन्होंने पहाड़ को तोड़ा। इसी तरीके से आपका उद्देश्य यहाँ से बिल्कुल
आगे का 5 7 6 मंथ जो भी हो, पूरा 1 साल, ये स्पष्ट कर लीजिए कि हमको मेंस तक पहुंचना है, और मेंस ही नहीं पहुंचना है, हमको पूरा जो है बीपीएससी क्रैक करना है। इस उद्देश्य से अगर आप पढ़ाई करेंगे हर दिन, एक एक दिन, और ये 1 2 दिन की जो है बात नहीं है कि अभी मन किया तो थोड़ा सा शादी ब्याह का टाइम है तो कोट पैंट पहन के अच्छा अच्छा खाना खा लिए, फिर दिसंबर आएगा तो थोड़ा घूमने चले जाएंगे, जनवरी में चूड़ा दही खा लेंगे, फरवरी में थोड़ा गुलाब और क्या नाम है गेंदा का आदान प्रदान कर लेंगे, तो इससे कोई होने जाने वाला नहीं है। आपका काम होगा कि आप लगातार पूरे 1 साल 6 मंथ जितना भी टाइम मिला है, और हो सकता है कि ये बोलना आसान होता है, लेकिन एज एन एस्पिरेंट्स आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमको कहीं ना कहीं कभी ना कभी, आप यहाँ से नहीं किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से जाएंगे, वहाँ नहीं होगा किसी दूसरे सर के पास जाएंगे, इस साल नहीं अगले साल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जो शुरुआत हमको 1 साल 2 साल के बाद करना होगा, उसकी शुरुआत आज से ही क्यों ना करें। इसीलिए आपको क्या करना है, ये सारा जो भी चीज आपको यहाँ से मिल रहा है उसको अच्छी तरीके से, इसको बुकलेट को पढ़िए, आंसर राइटिंग करने का क्या प्रोसेस है उसको समझिए। बहुत चीज जो हमने आपको बताया संक्षेप में, बहुत चीज हो सकता है कि हम मिस कर दिए होंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अभी के बाद आपको, चूंकि जब तक 2 3 टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे, कम से कम आर्ट एंड कल्चर वाला, तो उसको जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे या किसी भी एक टॉपिक को आप क्लियर नहीं करेंगे तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो दोनों तरीके से आपको 8 नंबर के हिसाब से और 38 मार्क्स के हिसाब से आपको आपकी प्रिपरेशन करनी होगी। इसीलिए आपको अभी से लेके लगभग 5 6 दिन का थोड़ा सा गैप दिया जा रहा है। मतलब कि अगले, आज मंडे है ना, संडे तक का, इसमें आपको जो भी मटेरियल जो जहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, या जो भी सोर्स लेना है आप उसको ले लेंगे। 2 3 टॉपिक जो है आप उसको पढ़ लें। मौर्यन आर्ट हो गया स्टार्टिंग का, या फिर पाल कला हो गया, पाला आर्ट, या फिर आपका पटना कलम हो गया। 2 3 टॉपिक को पढ़ेंगे, या किसी एक टॉपिक को कम से कम इतने अच्छे तरीके से पढ़ लें और खुद से 1 2 बार प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप यहाँ आए। कई बार कई ऐसे बच्चे आए हैं यहाँ पे जिनका प्रीलिम्स हो गया है और वो लिख नहीं पाते हैं, और लिख नहीं पाना ये बहुत बड़ा जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट इसी रूप में आपको मिलेगा जिसमें एक क्वेश्चन आपको पर डे दिया जाएगा, गिर गया है वो, और उसके बाद आपको उसी समय क्वेश्चन को लिखना है। जो भी आपसे लिख पा रहे होंगे उस क्वेश्चन को देख के समझ के उसको एट ए टाइम लिखना है। फिर आपका क्वेश्चन जो है आपको हम बताएंगे कि आपको कैसे लिखना चाहिए। फिर आपका ये क्वेश्चन जो है वो जमा हो जाएगा, फिर ये कॉपी चेक होके आएगा, फिर आपको फीडबैक मिलेगा, और फीडबैक के आधार पे आप चीज़ों को खुद से थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको एवेल्युएट करेंगे अपने आप से कि क्या करना चाहिए था और क्या हो सकता है। फिर उसको अगले दिन नया टॉपिक दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसी में कुछ चीजें होगी जिसको आपको समझ बूझ होगा। हाँ, पटना कलम का ये दिया हुआ है 18वीं और 19वीं शताब्दी का। ठीक है, तो आप इसको आराम से देखिएगा, समझिएगा, जो हमने बातें बोली है उस आधार पे। और इस चीज को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शेर को देखे हैं, देखे तो होंगे ही ना, तो शेर जब शिकार पे निकलता है तो क्या करता है कि 2 कदम पीछे लेता है। तो अभी आपको यहाँ से शुरुआत करवाएं तो 2 4 5 दिन जो है थोड़ा सा, यानी शुरुआत हम आपको किए थे कहाँ से, अर्जुन बना दिए, फिर कभी हम आपको कछुआ बना दिए, फिर अभी हम आपको शिकारी बना दिए। तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव में लेना है कि हमको शेर बनना है और शेर की तरह जो है वो शिकार करना है, यानी कि हमको शेर की तरह बर्ताव करना है, और हमको अच्छे से आंसर राइटिंग करना है। तो 5 6 दिन का जो आपको गैप मिलेगा उसमें आप अच्छे से पढ़ के जरूर आइएगा। फिर अपना परफॉर्मेंस जो है वो भले ही 0 से क्यों ना हो, और 0 से ही होना चाहिए। अगर पहले दिन अगर आप किसी चीज़ को लेकर ऐसा सोच लेंगे कि यहाँ से हमको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो वो दिक्कत करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़े हैं साइकोलॉजी में, जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाँ, छोड़िए, कोई आगे नेक्स्ट दिन हम लोग बात करेंगे इस पे भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पे थोड़ा थोड़ा उसमें हम आपको बताते चलेंगे किस तरीके से क्या क्या होता है। इसमें ऐसा चीज़ होता है
कि निगेटिविटी जो है, अगर मान लीजिए किसी से बहुत ज़्यादा एकदम प्रेम हो गया है, तो प्रेम हो गया है तो हो सकता है कभी एक ऐसा दिन आएगा कि उससे ऐसा नफरत होगा कि ज़िंदगी भर मन नहीं करेगा कि उससे हम बात कर पाएँ। लेकिन पहले से अगर हमको नफरत है किसी से, तो आने वाला किसी दिन ऐसा होता है कि नफरत करते-करते वो प्यार में तब्दील हो जाता है। इसका ये मतलब है कि अगर हमारी शुरुआत जो है वो अगर नेगेटिव से ही हो, 0 से ही हो, 1 से ही हो, 5 से ही हो, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो कहाँ तक पहुँचना है, उस क्वेश्चन के मोर देन 70 टू 80% जो मार्क्स आएँगे हमको, यहाँ तक हमको पहुँचना है और इसके लिए हमको लगातार जो है वो निरंतर प्रयास करते रहना है। ठीक है? तो अब अगर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ऐसे के लिए अभी पहले हमारा जो स्ट्रेटजी है उसमें जीएस पेपर 1 और पेपर 2 इसको हम देखेंगे। साथ में ऐसे के लिए आप लगातार जो है जो भी टॉपिक होगा आपको बताएंगे, लेकिन आपको करंट में भी बहुत सारी टॉपिक चलती होंगी और या पीवाईक्यू होगा, उन सभी चीज़ों को आपको खुद से थोड़ा सा अभी से ध्यान देना होगा। ये आपका अपना एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। बाद में तो आप जब ऐसे पे पहुंचेंगे तो वहां पे आप कैसे आंसर लिखना है वो तो हम बताएंगे, लेकिन ऐसे के लिए भी, और जैसे करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है ना कि 2 महीने में वो कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए हमने बोला कि अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे मैगजीन को पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। इससे क्या होगा कि उसके विचारों को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो सैद्धांतिक रूप से आप लिखने के लिए उसको प्रैक्टिकली में उसको कैसे बदलेंगे वो आपको आ जाएगा। तो ऐसे के लिए थोड़ा सा संयम रखें। हो सकता है कि बहुत सारे लोग चूंकि जीएस पेपर 1 ही नहीं लिख पाएंगे तो फिर ऐसे कैसे पहुंचेंगे। तो ऐसे पे भी जैसे जैसे परफॉर्मेंस यहाँ से आपका किसी भी सेक्शन में अच्छा होता चला जाएगा तो ऐसे वाला भी जो है वो गाइडेंस आपको मिल जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मैगजीन आपके अपने हिसाब से देखिए, कोई सारा मैगजीन मार्केट में जो आता है, और हाँ बहुत सारा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का मैगजीन आता है, लेकिन पहले कि आप अगर कभी सिविल सर्विसेज जो स्टूडेंट होंगे उनको अगर आप फॉलो किए होंगे तो या हर कोई शुरुआत कहाँ से करते हैं, एनसीईआरटी बोलते हैं, योजना कुरुक्षेत्रा। तो अभी भी क्या होता है कि योजना और कुरुक्षेत्रा ही अभी के समय से बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है, लेकिन योजना और कुरुक्षेत्रा का बहुत सारा उसको पढ़ेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। उसके लिए आप कोई वीकली या फिर मंथली वाला जो मैगजीन आता है, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ मेरे हिसाब से, चूंकि मैं भी कई बार उसको फॉलो किया हूँ, प्रतियोगिता दर्पण में आपको प्रीलिम्स के हिसाब से भी कि आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारा मैगजीन है, खुद से अगर आप थोड़ा सा उसको रुक के देखेंगे ना तो प्रतियोगिता दर्पण का ही जो है वो कॉपी बहुत सारे मैगजीन में होता है। और प्रतियोगिता दर्पण भी कहाँ से लाता है, पीआईबी से लाता होगा या और जो सोशल जो गवर्नमेंट के साइट है वहाँ से लाता है। जैसे एडुटेरिया में आप देखेंगे, ये बोलना ठीक नहीं रहता है, लेकिन बात हम करते हैं कि सभी लोग आके शिफ्ट हो गए हैं प्रतियोगिता दर्पण पे। तो मेरा अपना पर्सनल, बाकी आप किसी भी 2-4 मैगजीन को देखिए, समझिए और देखिए आपके काम के हिसाब से कौन सी चीजें हैं कहाँ पे दी जा रही है। तो आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें पर डे। आपका जो आप बोल रहे थे ऐसे वाला जब आप पढ़ेंगे एडिटोरियल, तो उसमें जाके बहुत सारा चीज जो है वो आपको कंप्लीट होगा ऐसे का, वहां से आपका सारा सेगमेंट क्लियर हो जाएगा। और न्यूज़पेपर पढ़ने से, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना ये आपके डेली लाइफ में आपके पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है। और पेपर पढ़ने की आदत डालेंगे क्योंकि आप बनेंगे एक ऑफिसर। क्योंकि एक बार हमसे एक गलती हो गई थी न्यूज़पेपर के कारण, कि हमारा एक बार यूपी में इंटरव्यू था और हम वहाँ पे गए थे और उस दिन हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़े। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने का मतलब हमको डेट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से याद था, 3 दिसंबर, आज एक है ना 3 दिसंबर, तो लगभग 3-4 साल पहले की बात है। वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ पे, अब देखिए इंटरव्यूअर किस तरीके से फंसाते हैं, या आपसे क्या जानने का उम्मीद करते हैं। वो हम जैसे ही वहाँ पे गए तो हमसे पूछे कि आप कहाँ से हैं, मतलब इंट्रोडक्शन में, तो उनको पता चला कि हम फलाने जगह से हैं। तो उनको हमने बोला कि यहाँ से। तो उनको शायद पता था, कहीं न्यूज़ चर्चा में सुने हुए कन्हैया कुमार के बारे में, तो वो उन्होंने सीधा पूछा कि आप कन्हैया कुमार को जानते हैं, चूँकि कन्हैया कुमार जहाँ से हैं वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हमने बोला हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा लेफ्ट राइट जो भी उनका था उस संदर्भ में बात किया।
लेकिन बिहार से होने के कारण उन्होंने जो हमसे पूछना चाहा, शायद हम उसका आंसर नहीं दे पाए। वो हमसे पूछे कि आज जो 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर में थोड़ा सा जो राजनीतिक घटना या जो ऐतिहासिक घटना है उसके बारे में आप बताइए। 2-3 फैक्ट जो हमको याद था वो हम बोल दिए, लेकिन 3 दिसंबर के दिन शायद, चूंकि बिहार से थे तो शायद 3 दिसंबर को राजेंद्र बाबू का जन्मदिन है शायद, और बिहार से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप हम उनको बताएं, क्योंकि बिहारी होने के नाते उनके बारे में बताएं, और शायद हो सकता है कि हमको न्यूज़पेपर पढ़ने से वो चीज़ पता चल सकता है। तो ये होता है कि खास करके जिस दिन आप इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं उस दिन भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि कितने सीढ़ी चढ़ के आए हो, शर्ट में कितने बटन है, ये सब इर्रिलेवेंट बातें हैं। न्यूज़पेपर में जो घटना है उससे उसी दिन आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, वो आप देखते हैं कि आप क्या बोल पाते हैं, क्या समझ पा रहे हैं, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो कोई सा भी आप मैगजीन पढ़ें, खास करके मैं प्रेफर करता हूँ इसको, पीडी को, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। मैगजीन पढ़ें, बुक्स पढ़ें, जो भी पढ़ना है पढ़ें। और किसी तरह का कोई इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा न्यूज़पेपर में दिक्कत होती है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आता है राष्ट्रीय संस्करण उसका, राष्ट्रीय जागरण का, दैनिक जागरण का, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, या कुछ बातें जो है वो दैनिक भास्कर में भी रहती है। अब ये नहीं है कि किसी एक पे डिपेंड होना है, हाँ नहीं मिलता है, वो यही तो दिक्कत है। तो आप जनसत्ता पढ़ सकते, जनसत्ता आता है वो भी पढ़ सकते हैं, या कोई भी आप डेली न्यूज़पेपर लेते हैं तो उसमें अब 4 कहानी जो बन के आता है कि वारदात हुई, क्या बोलते हैं उसको, लूट की हत्या हो गई, ये सब नहीं पढ़ना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है तो आप सेलेक्टेड चीज़ों को आप देखेंगे, उसको पढ़ लेंगे, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदत उसमें नहीं देना है। मैगजीन काम आता है, मैगजीन में काम क्या आता है, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका माइंड थोड़ा ब्रॉड होगा, और जब मैगजीन पे आप आएंगे तो चीज़ों को आप सही तरीके से स्टेप वाइज में उसको समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है, क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मायने है। इसलिए दोनों का जो है बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, एकदम से नहीं है कि आज गए तो आज न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, मैगजीन भी पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, जिस भी तरीके से आपके काम का जो चीज़ होगा वो आप वहाँ से निकाल लीजिए, बाकी तो है ही। और कुछ संडे को यहाँ पे अभी कौन सा टेस्ट चल रहा है, दूसरे बैच का टेस्ट चल रहा है, इसके लिए जो टेस्ट होगा वो नहीं, उसका टेस्ट आपका मंडे टू फ्राइडे होगा। तो अब आपको मंडे को आना है, मंडे को हम क्या मजबूरी है, क्या मतलब, देखिए लिख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका समय, आप इसलिए हमने पूछा कि कौन कौन से लोग हैं जो जॉब में हैं या कहीं काम करते हैं। रूटीन गड़बड़ होने का मतलब क्या, कुछ और कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, दूर से आते हैं, तो ऐसा प्रोविज़न हो सकता है कि हम सप्ताह में 2 दिन, क्योंकि 5 दिन का रहेगा तो 2 दिन आप आके उसको कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा हम देख देख लेते हैं। वो आपके हिसाब से हम थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन कोशिश करें, अगर पटना में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, थोड़ा सा हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा डेली आएंगे तो कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि आदमी जो बहुत जो दीर्घगामी परिणाम है उसके चक्कर में, उसमें जो बेनिफिट दिखता है वो छोड़ देता है, और उसको नज़दीक का फ़ायदा जो है उसी में रह जाता है। तो हम ये नहीं कह रहे आप मत आइए, लेकिन उसको सोचिए कि हमारा इसका परिणाम जो है आने वाले समय में अभी नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत दिन के बाद जो है वो मिलेगा, और वो अस्थाई होता है, ठीक है। तो टेम्प्रोरी चीज़ें हैं, आने जाने का समस्या होगा कोई बात नहीं, लेकिन सप्ताह में 2 दिन हम करवा देते हैं उसमें, कि आप आके कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा चीज़ बदलना पड़ता है ना, फिर आप आएंगे तो उसके लिए फिर अलग से मैनेजमेंट आपके लिए मैनेज करेगी, फिर बाकी लोग आएंगे उनके लिए करना पड़ेगा, तो उसमें जो बेस्ट होगा वो हम करके आपको बता देंगे, इसके लिए कोई इशू नहीं है। आपको लगेगा कि एक क्वेश्चन लिखना है डेली, क्यों जाए क्यों आए, ये थोड़ा सा
ठीक है, हम देखते हैं उसमें और क्या। और क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे ना आप क्या डिमांड करना चाहते हैं और हम आपको क्या देना चाहते हैं। ये तो हमारी बात हो गई, अब आपकी तरफ से आपकी बात होनी चाहिए। क्या उधर से कुछ पूछना है? और कोई लोग को किसी भी तरह का कोई कोई मीडियम का इशू, मैम से मिलना है, सर से मिलना है, क्लास करना है, दिक्कत हो रही है, कोई और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, दिमाग में सेट कर लीजिए बीपीएससी ही करना है, इसके लिए चाहे जब तक प्रयास करना पड़े। ये भी एक नशा ही है, इसके अंदर जब डूबेंगे आप तो फिर इससे निकलने का मन नहीं करता है। आपको लगेगा कि इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। अगर अच्छे से सीरियस होकर तैयारी करेंगे तो प्लान बी चलना चाहिए साथ में, लेकिन प्लान बी जो है वो प्रायोरिटी में नहीं रहना चाहिए। प्रायोरिटी में जो है उसको रखिए, प्लान बी सबके साथ होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होगा हम भी नहीं जानते हैं। कोई नहीं जानता है कि वो सक्सेस हो ही पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन तैयारी हमारी सबकी होनी चाहिए, प्लान बी साथ में रखना चाहिए। तो प्लान बी के लिए आपके हिसाब से देख लीजिए कि आपका जो घर की स्थिति है, आपकी यहाँ की जो स्थिति है, सोशल में हर चीज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिए। कई लोग को होता है कि नहीं हमको अभी कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, फिर हम आपको उसको कंटिन्यू करेंगे उस बेस पे। कुछ लोग का होता है कि नहीं घर वाले बोल रहे हैं तुमको पदाधिकारी ही बनना है, नहीं तो आओ तुमको यहाँ पे हमारा बिजनेस है इसमें आओ हाथ बटाओ, तो वो फिर क्यों इधर उधर का तैयारी करेगा। और किसी का रहता है कि नहीं जल्दी से सरकारी नौकरी हो जाएगा तो शादी ब्याह हो जाएगा, एक सोशल स्टेटस हो जाएगा, तिलक दहेज ले लेंगे। तो ये भी होता है, समाज में जो परसेप्शन चल रहा है उसको आप नकार नहीं सकते। क्या? हाँ, नोट्स आपको मिल जाएगा, जो भी सेक्शन होगा उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, नोट्स मिल जाएगा। लेकिन हमारा सलाह रहेगा कि नोट्स पे आपकी डिपेंडेंसी जो है होनी चाहिए, बट थोड़ा सा और भी अपने अच्छे तरीके से देख लीजिए। जब आपको लगे कि नोट साहिब सफिशियंट है तो ठीक है। इसे होना चाहिए कि कम समय में आपको वो चीज़ मिल रहा है, लेकिन आप बेहतर कर सकते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं प्रयास। ये होना हमेशा अपने तरफ से जो है इनोवेशन करते रहना चाहिए कि क्या हम कुछ नया कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं। क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल इसी में जितना भी टॉपिक आपको दिया हुआ है उस हिसाब से, हाँ हिस्ट्री एंड कल्चर है उसी से चलेगा। हाँ हाँ हाँ। अब आप जो है कम से कम दो पढ़ लीजिए, मौर्यन और पाल, इसमें से कोई एक से शुरुआत हम लोग कर देंगे। जो भी क्वेश्चन बना रहेगा तो कौन सा तैयार हो जाएगा? मौर्यन, उसी से हम लोग कर देंगे। जो दिया हुआ है वो रहेगा, और कुछ ऐड करना होगा तो ऐड करके आपसे हम आंसर लिखवा लेंगे। पहले 8 से शुरुआत होगी, छोटे छोटे आंसर आप लिखना शुरू करेंगे, उसके बाद 8 से फिर धीरे धीरे जो है 38 में हम आ जाएंगे। हर एक टॉपिक के हिसाब से आपको 8 नंबर के लिए और 38 मार्क्स के लिए दोनों तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, उसी टॉपिक का, ताकि इवेल्युएट करके कितने दिन में मिल जाएगा वो शायद हो सकता है कि एक दिन में, एक दो दिन में मिल जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं। दूसरी बात बोले कि आप फैक्ट्री अगर पटना में रहते हैं तो क्या दिक्कत है? तो 5-6 दिन का जो भी हम आपको दे रहे हैं एक, तो 5-6 दिन में आप बैकअप ले लेना एक दो टॉपिक का, ये तो आपका सरप्लस रहेगा। और बाकी पढ़ने के लिए है, हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं, आप एक पूरा एक दिन में एक टॉपिक तो पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, 2 दिन में पढ़ सकते हैं। उस आधार पे जो है आप 8 नंबर का लिखेंगे, फिर आगे धीरे धीरे उसको कंटिन्यू करके थोड़ा सा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में करेंगे। जो कठिनाई सामने आएगी तब तो हम देखेंगे उसका समाधान खोजेंगे, पहले से हम क्यों समझ रहे हैं कि ये कठिनाई आएगी। क्या? समस्या समाधान होता है जब समस्या आती है, तब पहले से हम सोच लेंगे कि ये समस्या है समाधान है, तो फिर उसी में उलझे रह जाएंगे। देखते हैं उसमें क्या हो सकता है। यूपीएससी और बीपीएससी में थोड़ा सा डिफरेंसेस, थोड़ा ही नहीं लगभग ज़्यादा ही है।
तो उस हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करेंगे, यूपीएससी में क्या होता है कि ठीक है कम शब्द में बहुत अच्छा लोग तैयारी कर लेते हैं, लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट, चूंकि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप सारी चीज़ों को लिखें, कुछ हटा के कुछ ऐड कर देना, इसमें क्या दिक्कत है। नोट्स तो लगभग वही रहा, जो एस्थेटिक पार्ट है, जो यूपीएससी करें, यूपीपीसीएस करें या फिर बीपीएससी करें, थोड़ा बहुत जो है वो उसमें आपको सुधार करके आप खुद से तैयार कर लेना हो। अब उसमें जैसे कि यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें तो 5 है, पटना है, पाल है, मौर्यन आर्ट है, उसके बाद मिथिला है, मंजूषा है, बस। तो इसमें हो गया खत्म कहानी। इसके बाद तो फिर हिस्ट्री का चलता है, और हिस्ट्री में जब आप आएंगे तो बहुत सारे ऐसे थिंकर हैं, लगभग उनका मोर देन 70 to 80% जो विचारधारा है, जो उनका आइडियोलॉजी है, लगभग कॉमन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है सब में। उसको हम लोग देखेंगे कैसे उनको टैकल करना है। अब कोई गांधी जी की अगर बात करें, या फिर नेहरू की बात करें, या फिर लोहिया की बात करें, उनके समाजवादी जो विचार थे, थोड़े थोड़े के अंतर, लेकिन किसी ने भी ये थोड़ी कहा कि महिलाओं को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। सभी लोगों ने कहा कि महिलाओं को हम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, छुआछूत, धर्म को लेकर, वर्ण व्यवस्था को लेकर सभी लोगों ने कहा, बेरोजगारी, निरक्षरता जो भी है सब पे ये कॉमन बात होगी ना। उसको हम लोग देखेंगे, पहले तो लिखना शुरू करेंगे एक एक करके, फिर देखेंगे कॉमन क्या चीज़ है। एक आंसर से आपका 5 क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा, इस पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन पहले एक एक करके देखेंगे, और उसको फिल्टर करना वो आपको आना चाहिए, वो आपके अंदर वो डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, और कुछ? तो थोड़ा सा रुक के और आराम से इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा, और पढ़ के फिर नेक्स्ट दिन जब भी हम लोग मिलेंगे तो उसमें आप जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा, अपना बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो देने का कोशिश करेंगे। ऐसा सोचते हैं हम, लेकिन होता क्या है, कॉपी पे जब लिखते हैं तो फिर पता नहीं चलता है कि हाथ कहाँ जा रहा है और शब्द जो है वो कहाँ से आ रहा है। तो उसी चीज़ पे थोड़ा सा नियंत्रण करना है। ठीक है, गलत डायरेक्शन में नहीं चले जाना है, विषय से विषयांतर नहीं होना है, फिर उसको कंट्रोल करना है। बाकी किसी भी तरह की समस्याएं होंगी तो जितना बेहतर हो सकता है हम लोग करने के पूरे प्रयास में हैं, और आप लोग का अच्छा होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो अभी जिनको और कुछ पर्सनली कुछ भी पूछना है तो कॉल ऑफिस में आ जाइएगा, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।